नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल में दोबारा जंग शुरू होने वाली है। जून में छिड़ी 12 दिनों की जंग के बाद से ही दोनों देशों में तनाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हर दूसरे दिन ये और बढ़ा है। ईरान की ही तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि कभी भी ये युद्ध विराम टूट सकता है। और अब तो ईरान ने अपनी मिसाइलें भी निकाल दी हैं। पनडुब्बी, जहाज, हवाई यूनिट्स सब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इजरायल की तरफ से भी नए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है, जिससे ये साफ है कि जल्दी ही ईरान और इजरायल में छिड़ेगी जंग। तो क्यों ईरान ने निकाले अपने हथियार, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन 2027 तक ताइवान पर करेगा कब्जा, तेजी से बढ़ा रहा परमाणु शस्त्रागार, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत चीन के व्यापार को लेकर नेपाल ने जताई आपत्ति, भारत ने खारिज किया दावा, सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ने के आसार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूरोपीय देशों को उठाना होगा यूक्रेन की सुरक्षा में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा। और चलते चलते में देखेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों ने दूर अंतरिक्ष में खोजा एलियन प्लैनेट, क्या खुल जाएंगे एलियंस के राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायल का मिशन गजा शुरू, कब्जे के लिए बुलाया 60,000 रिजर्व सैनिक, नेतन्याहू ने सेना को दिए समय सीमा कम करने के निर्देश। चीन पर लगानी है लगाम तो भारत से सुधारने होंगे रिश्ते, निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को चेताया, अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% टैरिफ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में 2.2 करोड़ रुपए नगद देकर जेट में भरवाया फ्यूल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे थे पुतिन, अमेरिकी पाबंदियां बनी वजह। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के दावों को नकारा, कहा हमारी जमीन से किसी देश के खिलाफ राजनीति की इजाजत नहीं, बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर लगाए थे आरोप। तो इजरायल और ईरान के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में जंग शुरू हो सकती है, यानी जंग अब दूर नहीं है। कभी भी इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है। ईरान ने जंग की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में बड़े पैमाने पर मिसाइल कैंपेन शुरू किया गया है। इजरायल के साथ 12 दिन तक चली जंग में भी ईरान की मिसाइलों ने ही इजरायल को बैकफुट पर धकेल दिया था। ईरान का सीधे तौर पर कहना है कि वो किसी भी दुश्मन से पूरी तरह से भिड़ने के लिए तैयार है। 21 और 22 अगस्त को 2 दिन के इस अभ्यास में मिसाइल टेस्टिंग, ड्रोन ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एक्टिविटीज शामिल थी। इसका मकसद ये दिखाना है कि तेहरान किसी भी नए टकराव के लिए तैयार है। ईरान की नौसेना की तरफ से इस वॉर ट्रेनिंग में पनडुब्बी, जहाज, हवाई यूनिट्स, तटीय और समुद्री मिसाइल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने भी ये साफ कर दिया है कि सीजफायर कभी भी टूट सकता है। इस पर अब ईरान को ज्यादा भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें हर पल टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तो हम युद्ध विराम पर भी नहीं हैं, हम संघर्ष के थमे होने की स्थिति में हैं। मौजूदा शांति तो केवल एक अस्थायी विराम है। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सैन्य सलाहकार याह्या रहीम सफवी ने भी ये साफ कर दिया है कि इजरायल और अमेरिका पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानी मीडिया को बताया गया था कि देश सबसे खराब स्थिति के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है। हम अभी युद्ध विराम की स्थिति में नहीं है, हम युद्ध के दौर में हैं। ये कभी भी टूट सकता है। हमारे और इजरायलियों के बीच, हमारे और अमेरिकियों के बीच कोई प्रोटोकॉल, कोई नियम, कोई समझौता नहीं है। युद्ध विराम का मतलब हमलों को रोकना है। ये कभी भी बदल सकता है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो टकराव तो नहीं चाहता, लेकिन जंग के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है। ईरान को इस बात का एहसास है कि जंग ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुलकर धमकी दी जा रही है कि अगस्त के आखिर तक अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का ऐलान नहीं किया तो उस पर हमला किया जाएगा। ईरान और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। इजरायल की तरफ से नए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी इसी बात के संकेत के रूप में देखी जा रही है। लेकिन बदले में ईरान ने भी S-400 चीन से हासिल किए गए एयर डिफेंस सिस्टम सहित अपने सभी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। यानी जंग की तैयारी दोनों ही तरफ से हो चुकी है। और अब पहले हमला कौन करेगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं।
ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उसे खतरा दिखाई दिया तो वो इजराइल पर हमला कर सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी सेना के बड़े दावे की। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप का कार्यकाल जनवरी 2029 तक है, यानी ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जनवरी 2025 तक ताइवान पर चीन हमला नहीं करेगा। लेकिन चीन की तरफ से तुरंत ही ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया गया और कहा गया कि हमने ऐसा कोई भी वादा अमेरिका से नहीं किया है। ताइवान हमारा अंदरूनी मामला है और अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। और अब अमेरिका की सेना की तरफ से भी ट्रंप के दावे पर सवाल उठा दिए गए हैं। अमेरिकी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस के कमांडर जनरल एंथनी कॉटन ने यूएस कांग्रेस को बताया है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह निर्देश दिया है कि चीन की सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहे। इस कारण चीन परमाणु हथियारों के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। इन परमाणु हथियारों को जमीन, हवा और समुद्र से दागा जा सकता है। अमेरिका की तरफ से चीन के परमाणु हथियारों पर सवाल उठाए गए हैं। तो चीन ने कहा है कि वो किसी भी देश के खिलाफ पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और उस देश को तो परमाणु हथियार की धमकी भी नहीं देगा जिसके पास परमाणु हथियार नहीं हो। लेकिन अमेरिका की सेना को चीन पर कोई भरोसा नहीं है। बीजिंग में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और ना ही छेड़ा जाना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के सार्वजनिक रुख को झूठा बताया है। पेंटागन ने कहा है कि चीन की रणनीति में उन पारंपरिक हमलों के जवाब में परमाणु हथियारों का संभावित पहला इस्तेमाल शामिल है, जो उसके दुश्मन के परमाणु बलों, कमान और नियंत्रण की व्यवहार्यता को खत्म कर देगा। पेंटागन ने पिछले साल के अंत में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा कि अगर ताइवान में पारंपरिक सैन्य हार से कम्युनिस्ट शासन के अस्तित्व को गंभीर खतरा होता है तो बीजिंग परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल पर भी विचार करेगा। यानी अगर ताइवान को चीन नहीं जीत पाता है तो वो ताइवान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल को भारत से मिले जवाब की। तो बीते कुछ वक्त से भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। 2020 से ही दोनों देशों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर अनबन की स्थिति बनी हुई है और अब हिंदुस्तान चीन के रिश्तों में आती नरमी ने नेपाल की चिंता बढ़ा दी है। जिस रास्ते से दोनों देश अपना व्यापार आगे बढ़ाने को तैयार हुए हैं, उस पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उसने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को लिपुलेख दर्रे से व्यापार नहीं करना चाहिए। यह वही पास है जो 2020 से ही दोनों देशों के बीच टकराव का कारण बना हुआ है। 2020 में नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें रणनीतिक रूप से काफी अहम 3 क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा नेपाल की सीमा में शामिल दिखाए गए। तब भी भारत ने इसका विरोध किया था और यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बेपटरी होने लगे। लेकिन नेपाल यही नहीं रुका। उसने 2024 में 100 रुपए के नए नोट जारी किए, जिसमें इन विवादित क्षेत्रों को दिखाया गया। और अब जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों पक्ष 3 निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं यानी लिपुलेख दर्रा, शिपकीला दर्रा और नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं, जिस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नेपाल का स्पष्ट मत है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के अविभाज्य अंग है। इन्हें आधिकारिक तौर पर नेपाली मैप में भी दर्ज किया गया है और संविधान में भी शामिल किया गया है। लेकिन भारत ने भी नेपाल के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों तक जारी रहा है। हाल के सालों में कोरोना और अन्य घटनाओं के कारण व्यापार में रुकावट आई थी। अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। नेपाल के दावे न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही उचित है। किसी भी पक्ष द्वारा एक तरफा और कृत्रिम रूप से क्षेत्रीय दावों का विस्तार करना अस्वीकार्य है। भारत नेपाल के साथ सीमा से संबंधित बकाया मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने के लिए रचनात्मक संवाद के लिए हमेशा तैयार है। साफ है, इस वाकये ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। अब भारत और नेपाल के रिश्ते क्या मोड़ लेते हैं, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात यूक्रेन की। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं लगातार कमजोर पड़ती जा रही हैं।
और इसके लिए ज़ेलेंस्की के रुख को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर जो डील हो रही थी, उसकी शर्तें मानने से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप भी यूक्रेन की सुरक्षा के वादे से पलट चुके हैं। और अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की सुरक्षा खर्चे की जिम्मेदारी भी यूरोप की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के लिए लागत का बड़ा हिस्सा चुकाना होगा। वेंस ने फॉक्स न्यूज के द इंग्राहम एंगल शो में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहां बोझ उठाना चाहिए। राष्ट्रपति निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि यूरोप यहां अग्रणी भूमिका निभाएगा, चाहे इसका कोई भी रूप हो। यूरोपीय लोगों को इसका सबसे बड़ा बोझ उठाना होगा। ये उनका महाद्वीप है, ये उनकी सुरक्षा का मामला है। और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें इस मामले में आगे आना होगा कि रूस कुछ यूक्रेनी क्षेत्र चाहता है जिसके अधिकांश भाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ पर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को अब कोरे चेक नहीं देंगे। एक तरफ यूक्रेन और यूरोप पर ट्रंप का रुख सख्त होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोकना है तो यूक्रेन को अपना रुख नरम करना ही होगा। पुतिन के साथ जिस समझौते पर बात हुई है उसे यूक्रेन और यूरोप को मानना होगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर दबाव बढ़ा दिया है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बरसात कर दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षा गारंटी देने की चर्चा में रूस को शामिल नहीं किया गया तो इस कोशिश का कोई मतलब नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम, खासकर अमेरिका, अच्छी तरह जानता है कि रूस को शामिल किए बिना सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा करना एक कल्पना है, एक ऐसा रास्ता जो कहीं नहीं जाता। लावरोव ने एक तरह से यूरोप को खुली चुनौती दे दी है कि अगर वो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी लेते भी हैं तो इसका कोई मायने नहीं होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे अंतरिक्ष में मौजूद एलियन प्लैनेट की। तो पिछले काफी वक्त से वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में कोई और दुनिया है, और अगर है तो क्या वहां एलियंस रहते हैं। ऐसे में एलियंस के बारे में अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को अब बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक खोज की है। वैज्ञानिकों ने दूर अंतरिक्ष में एलियन प्लैनेट खोजा है जो धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अहमदाबाद की प्रयोगशाला भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL के वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक ग्रह की खोज की है। इसरो ने बताया कि इस पूरी खोज की जानकारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में छपी हुई है। इस ग्रह का नाम TOI 6038AB बताया जा रहा है, जो धरती के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसे उपशनि यानी सब सैटर्न आकार का ग्रह बताया गया है। इस खोजे गए ग्रह का वजन धरती से 78.5 गुना और आकार 6.41 गुना ज्यादा है। ये ग्रह एक बड़ी दोहरे तारे वाली सिस्टम में मौजूद है। TOI 6038AB नाम का ये ग्रह अपने तारे के चारों तरफ घूम रहा है, जो कि हमारे सूरज से ज्यादा गर्म और चमकदार है। ये तारा धातु से भरपूर है और इसे F टाइप का तारा कहते हैं। ये ग्रह अपने तारे का एक चक्कर 5.83 दिनों में पूरा कर लेता है। ये बहुत ही दुर्लभ तरह का ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में नहीं पाया जाता। ऐसे में अब एक सवाल सबके मन में है कि आखिर ये ग्रह कैसे खोजा गया। तो इसरो ने अपने बयान में बताया कि ये ग्रह माउंट आबू की PRL वेधशाला में 2.5 मीटर की दूरबीन और एक खास डिवाइस पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करके खोजा गया। PRL के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की शुरुआती जांच में पाया कि इसके अंदर बहुत बड़ा कोर यानी चट्टानी हिस्सा है, जिसका वजन धरती का लगभग 3/4 है। ब्रह्मांड से जुड़े इस खुलासे ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।